जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जो सुर्खियों में है, साथ ही साथ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन करके। आज का पहला पॉइंट है औद्योगिक नीति 2020। जी हाँ, पहला पॉइंट है आज का औद्योगिक नीति 2020। अब ये औद्योगिक नीति 2020 क्या है, इसे समझेंगे। औद्योगिक नीति 2020 अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? गुजरात सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, औद्योगिक नीति 2020 ये घोषणा किया गया है किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। नहीं, गुजरात सरकार के द्वारा। साथ ही साथ गुजरात में ही एनटीपीसी के सहयोग से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आपको पता होगा, एनटीपीसी के द्वारा गुजरात राज्य में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी। ये भी बात जो है क्लियर हो चुका है। एनटीपीसी के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा गुजरात में ही, कहाँ पे? गुजरात में ही विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क, है ना, विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क, है ना, सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ? गुजरात में। तो याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े, है ना, सौर ऊर्जा पार्क एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में। क्लियर है? गुजरात सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। क्लियर है? यदि गुजरात की हम बात करें, इसका जो गठन है, गुजरात का गठन 1 मई, है ना, 1 मई 1960 को हुआ है। साथ ही साथ गुजरात का जो हाई कोर्ट है, इसका गठन 1960 में हुआ और इसका मूल स्थान पड़ता है अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में पड़ता है इसका मूल स्थान। यानी गुजरात का जो हाई कोर्ट है वह पड़ता है कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद आपको पता होगा कि ये भारत के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात है। नहीं, ये अहमदाबाद क्या है कि भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर के नाम से विख्यात है। आपको पता होगा कि जो अहमदाबाद है वो किसके नाम से विख्यात है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात है। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ ही साथ सरदार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद जो है भारत के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात है। साथ ही साथ गुजरात का जो हाई कोर्ट है, जिसका गठन 1960 में हुआ था, इसका जो है मूल स्थान कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। एकदम अच्छी तरीका से चीजों को समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट, कोई घबराहट नहीं, आराम से चलते चलेंगे, चीजों को समझते चलेंगे। आपने पढ़ा होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, है ना। गुजरात की जीवन रेखा, है ना, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है। कौन कहलाती है? नर्मदा नदी, है ना। गुजरात की जीवन रेखा कौन कहलाती है? नर्मदा नदी कहलाती है। गुजरात सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की गई है। क्लियर है? साथ ही साथ ये आपके, ये गुजरात की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। गुजरात की सबसे लंबी नदी, है ना, गुजरात की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, है ना, नदी का नाम क्या है? भादर नदी। आप पढ़े होंगे, भादर नदी। नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए कि गुजरात की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कौन सी नदी है? भादर नदी। क्लियर है?
भादर नदी है, गुजरात की सबसे लंबी नदी। अब मैं बात करता हूँ कर्क रेखा। आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा गुजरात के उत्तरी सीमा से होकर जाती है। ऐसे आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है वह कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। कितना राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर जाती है ना? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर। इसको ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, है ना, ये ट्रिक के तौर पर। इसी ट्रिक से 8वां राज्य आपका क्लियर होगा। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा पर से पश्चिम बंगाल, है ना, पर से पश्चिम बंगाल, है ना, ग से गुजरात, है ना, ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, जहां पर अभी लारा सुपर थर्मल पावर लगाया गया है एनटीपीसी के सहयोग से, छत्तीसगढ़, है ना, अभी हाल ही का घटना है छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, है ना, झारखंड, और अंत में इधर ले लेते हैं राजस्थान। क्लियर है? तो इसमें से देखिए कितना राज्य हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें गुजरात के उत्तरी सीमा को छूती हुई कर्क रेखा चली जाती है। क्लियर है? अच्छी तरीका से चीजों को समझ रहे हैं। कर्क रेखा बांग्लादेश को भी बीच में छूती है, लेकिन वो देश में हो गया। मैं आपसे राज्यों की चर्चा कर रहा हूँ। मित्र पर गमछा झाड़ याद रखिएगा, यहाँ से आपको कर्क रेखा से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है, क्लियर रहेगा आपका। क्लियर है? झारखंड का रांची से होकर जाती है कर्क रेखा। तो चलिए समझते हैं गुजरात। गुजरात क्यों चर्चा में आया? क्योंकि इन्होंने औद्योगिक नीति 2020 की इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? घोषणा किया है। क्लियर है? साथ ही साथ कुछ राष्ट्रीय वन की यदि बात करें, गिर राष्ट्रीय वन गुजरात में पड़ता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यह भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात का एक परियोजना है उकाई परियोजना, जो ताप्ती नदी पर पड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उकाई परियोजना, है ना, उकाई परियोजना जो पड़ता है ताप्ती नदी पर। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। क्लियर है? ताप्ती नदी पर गुजरात में ही पड़ता है उकाई परियोजना। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जल पक्षी के लिए। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये सारी बातें क्लियर हुई। तो गुजरात में के सरकार ने ही अभी हाल ही में औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा किया है। तो क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीका से क्लियर कर लिए, समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कहिएगा अहमदाबाद में। भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन विख्यात है? अहमदाबाद में। यदि आप सभी का मैनचेस्टर, जितना मैनचेस्टर है सभी आप क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप एक बार उसे देख लेंगे, पूरा मैनचेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आज का जो पॉइंट नंबर 2 है वो इस प्रकार है, इनोवेशन हब। जी हाँ, इनोवेशन हब। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा किया गया है। नहीं, किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई, यानी आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की शुरुआत की है। आरबीआई ने इनोवेशन हब की शुरुआत क्यों की है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। इनोवेशन हब की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा किया गया भाई? इसका रिलेशन किससे बन गया? आरबीआई के साथ बन गया। इन्होंने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने हाल ही में इनोवेशन हब की शुरुआत की है। इनोवेशन हब मतलब कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इनोवेशन हब जो शुरुआत किया गया ये क्या करेगा? कुशल बैंकिंग जो है सेवाओं को बढ़ावा देने में क्या करेगा? ये मदद करेगा। साथ ही साथ इनोवेशन हब का प्रमुख उद्देश्य है उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना, है ना, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना। ये जो है ये इनोवेशन हब का प्रमुख उद्देश्य है ना। इनोवेशन हब का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता संरक्षण को, उपभोक्ता या
याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण को, है ना, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना, है ना, मजबूत करना। यानी आरबीआई के द्वारा हाल ही में इनोवेशन हब की शुरुआत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ इनोवेशन हब क्या करेगा कि इनोवेशन हब ये उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ इनोवेशन हब कुशल बैंकिंग सेवाओं को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसलिए हाल ही में इनोवेशन हब की शुरुआत आरबीआई के द्वारा किया गया है। आरबीआई, जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, या फिर बैंकों का बैंक कहते हैं, या फिर केंद्रीय बैंक कहते हैं, जिसका सुझाव हिल्टन आयोग था, एकमात्र ऐसा आयोग जिसको आरबीआई के केंद्रीय बैंकिंग के रूप में जो है सिफारिश की थी। कौन था? हिल्टन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग एकमात्र ऐसा आयोग था जिसने पहली बार आरबीआई को जो है केंद्रीय बैंकिंग के रूप में जो है क्या किया था, संशोधित दिया था, सुझाव दिया था कि आरबीआई जो हो वह केंद्रीय बैंकिंग हो, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। आरबीआई की यदि थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चंस आरबीआई से बनता है बहुत सारा, जरा सा आरबीआई का चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आरबीआई का स्थापना तो आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। प्रारंभ में आरबीआई का जो मुख्यालय था वह कोलकाता में था, ध्यान दीजिएगा, है ना। आरबीआई की यदि बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, है ना। ये 1 अप्रैल 1935 में। अभी इसका हेड क्वार्टर जो है वो पड़ता है मुंबई में, है ना। कहाँ पड़ता है? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है आरबीआई का। ये 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ। 1937 से हेड क्वार्टर मुंबई चला गया, उसके पहले था कोलकाता में। क्लियर है? उसके पहले कहाँ था? कोलकाता में। आरबीआई की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसकी प्रारंभिक पूंजी, उस समय उसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपया था, यानी 5 करोड़ के साथ इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई का। क्लियर है? कब हुआ था? आरबीआई का 5 करोड़ का। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण की यदि बात करें, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर LK झा थे। इसके पहले यानी प्रथम गवर्नर थे सर ऑसवार्ड स्मिथ, है ना। ऑसवार्ड स्मिथ थे इसके पहले गवर्नर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख। कौन थे? C.D. देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर था LK झा। कौन था? LK झा। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर था LK झा। इसके एक दो बात करते हैं। एक वित्तीय वर्ष एग्जाम में आता है ना, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय होता है ना, वित्तीय वर्ष। दूसरा होता है लेखा वर्ष, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। तो 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। क्लियर है? हिल्टन आयोग तो आपने पढ़ लिया, यह पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंकिंग के रूप में आरबीआई को जो है संस्तुति दी थी। क्लियर है? एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। आरबीआई अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, सुर्खियों में क्यों है? इसका सुर्खियों में होने का वजह है इनोवेशन हब। आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में इनोवेशन हब का प्रारंभ किया गया है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। इसका उद्देश्य है उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना, साथ ही साथ इनोवेशन हब कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। इन वजह से आरबीआई जो है चर्चा में आया। आरबीआई बैंकों का बैंक है। क्लियर है? अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, आपको पता होगा यूपीएससी के अभी अध्यक्ष बदल गए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष पहले अरविंद सक्सेना थे, जिनका जो है सेवानिवृत्ति हो गया, उनका सेवानिवृत्ति हो गया, वो पद पर से हट गए। अब जो है उसके स्थान पर नए व्यक्ति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जो है
आए हुए हैं, है ना। इसीलिए यूपीएससी जो है आपका हम लोग चर्चे में लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 3, यूपीएससी। यूपीएससी तो आप लोगों को पता होगा, संघ लोक सेवा आयोग। नहीं, संघ लोक सेवा आयोग का अभी नया अध्यक्ष बदल गया है, जिसका नाम है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। याद रखिएगा, यूपीएससी का नया अध्यक्ष, यूपीएससी का नया अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो किसका स्थान लिया, अरविंद सक्सेना का। वो पद पर से उसका जो है सेवानिवृत्ति हो गया। उसके बाद जो है प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के पद जो है नया अध्यक्ष के रूप में जो है ग्रहण किए हैं पद को। क्लियर है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी बन गए हैं। क्लियर है। यूपीएससी की यदि बात करें, यूपीएससी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यह एक संवैधानिक संस्था है ना। यह एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। याद रखिएगा, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति है ना, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किया जाता है यूपीएससी के अध्यक्ष का। क्लियर है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं उसका जो कार्यकाल है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनमें जो भी पहले हो, याद रखिएगा, इनमें जो भी पहले हो पूरा हो जाएगा तो फिर जो है आपको अवकाश में आ जाएंगे, यानी कि सेवानिवृत्ति आपकी हो जाएगी। क्लियर है, एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, इनके वेतन भत्ते व पेंशन, इनको जो वेतन मिलता है यूपीएससी को, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष व सदस्य को, उसके वेतन भत्ते है ना, वेतन भत्ते व पेंशन ये जो मिलता है ये डायरेक्ट मिलता है इसे संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, है ना, भारत की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। यानी कहेगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य का वेतन भत्ता किस पर भारित होता है, आप कहिएगा भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्लियर है, एकदम अच्छी तरीका समझते चलेंगे। यूपीएससी का वर्क क्या है, क्या काम ये करती है, कि यूपीएससी का मेनली काम है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना। ये क्या करती है ना, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करती है। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कौन करती है, यूपीएससी करती है, संघ लोक सेवा आयोग करती है ना, यह इसका आयोजन करती है। साथ ही साथ यूपीएससी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कहने का अर्थ है कि यदि एक बार यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो दूसरे कार्यकाल के लिए उसे नहीं लाया जा सकता, जो है दूसरे कार्य के लिए, यानी कहने का अर्थ है कि दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य वो नहीं होते हैं। बात समझते हैं ना, दूसरे कार्यकाल के लिए वह योग्य नहीं होते हैं, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य दूसरे कार्य के लिए नहीं बनाया जा सकता एक बार यदि उसका कार्यकाल पूरा हो गया। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग है ना, एक लोक सेवा आयोग होता है जो ली कमीशन के सिफारिश पर 1926 में गठन हुआ था, उन्हीं से संघ लोक सेवा आयोग हुआ है। फिर प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनका नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी बने हैं, अरविंद सक्सेना का अवकाश ग्रहण हो गया है ना। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो भी पूरा होता है। इनका वेतन भत्ता व पेंशन भारत की संचित निधि पर व्यय होता है और इसका मुख्य कार्य होती है
सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 4, किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। याद रखिएगा, किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है ना। किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है ना, ये इसकी शुरुआत होने वाली है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। देश की पहली ट्रेन होगी जिसका नाम है किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, या फिर ये कह सकते हैं किसान रेल, जो शुरू होने वाली है। ये शुरू होने वाली है महाराष्ट्र के देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर, बिहार के दानापुर के बीच ये जो है किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन प्रारंभ होने वाली है। यह जो है मेनली रूप से क्या करेगा, फलों और सब्जियों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जो है यहाँ से वहाँ से यहाँ करेगा। यानी कि किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच यह सामग्री का क्या करेगी, परिवहन करेगी, जिसमें फल और सब्जी मुख्यतः माना गया है। क्लियर है? देवलाली, वही देवलाली जो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कौन सा, कि थल सेना का प्रशिक्षण, थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान है ना। यानी अर्थात यूं कहें, थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान यानी आर्टिलरी स्कूल, आर्टिलरी स्कूल कहाँ पड़ता है भाई, देवलाली। और देवलाली कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर को जोड़ेगा किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। कौन जोड़ेगा, किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। क्लियर है ना? समझते जाना चीजों को अच्छी तरीका समझेंगे। बस यही इसका मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ये महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर से जुड़ेगा किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। क्लियर है? ये जो है फलों और सब्जियों का परिवहन करेगी दानापुर और देवलाली के बीच। क्लियर हुआ? अच्छी तरीका से समझे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 पर। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 आपका है, देखिए पॉइंट नंबर 5 में एनसीडीसी जो अभी नया यूट्यूब चैनल बनाया है ना। एनसीडीसी यानी कृषि मंत्रालय से संबंधित है। कृषि मंत्री अभी नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया एक नया यूट्यूब चैनल है ना। एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा 5वां पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ एनसीडीसी का, यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना। इन्हीं के द्वारा, ये कहने का अर्थ है कि एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यूट्यूब चैनल बनाया है जिनका नाम है सहकार कोऑपरेटिव यूट्यूब चैनल। क्या कहा, सहकार कोऑपरेटिव यूट्यूब चैनल। तो याद रखिएगा इसका नाम है, एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिनका नाम है सहकार कोऑपरेटिव है ना, सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया। याद रखिएगा सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया, ये एक यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं एनसीडीसी। इसका जो है कौन बनाए, ये क्या कहते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है ना। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका उद्देश्य है किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। किसे, किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। उसी के प्रोत्साहन हेतु जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जो क्या करेगा, किसान और युवाओं को सहकारी समितियों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
यह चैनल हिंदी भाषा में होगी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लॉन्च किए जाएंगे। क्लियर है? यह चैनल क्या होगा, इसका जो वीडियो रिलीज किया जाएगा, इस चैनल पर जो वीडियो होगा वह हिंदी भाषा में होगा, हिंदी भाषा में होगा और अन्य क्षेत्रीय भाषा में होगा और अन्य क्षेत्रीय भाषा में लॉन्च किए जाएंगे। क्लियर है? यानी एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। ये मेनली है, इसका संबंध कृषि मंत्री, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर है ना, इन्हीं के द्वारा जो है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया। क्लियर है? इस पे वीडियो रिलीज जो होगी वह हिंदी भाषा में होगी और अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज में होगी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है, किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्लियर है? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, यानी लास्ट पॉइंट है आपका त्रिभाषा फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी त्रिभाषा फॉर्मूला जो है इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं अपनाऊंगा। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, इन्हें समझते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला है ना, त्रिभाषा फॉर्मूला इन्हें समझते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है कि इसे तमिलनाडु की सरकार द्वारा, नहीं तमिलनाडु की सरकार अभी वहां कौन है, के पलानीस्वामी है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया है। यानी केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला का प्रस्ताव दिया है, जिसमें क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने क्या कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला को अस्वीकार किया है। नहीं, अस्वीकार किया है। किसने अस्वीकार किया? तमिलनाडु ने अस्वीकार कर दिया है। इसके जो है मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी के द्वारा इसके जो है त्रिभाषा फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो द्विभाषा फॉर्मूला है हमारे राज्य का, हम उसी को मानेंगे, ये त्रिभाषा फॉर्मूला को हम नहीं मानेंगे। इसने क्या किया, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के बाद अभी आई है 2020 में, 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति यानी शिक्षा में बदलाव हुआ है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला है क्या। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत 3 भाषा है। प्रथम भाषा है ना, प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा है और तृतीय भाषा है। प्रथम भाषा क्या है, यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, है ना। प्रथम भाषा क्या है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत पहली भाषा में क्या कहा गया है, कहा गया है कि यह मातृभाषा होगी, यह मातृभाषा या है ना, या क्या होगी, मातृभाषा होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी, या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी, है ना, क्षेत्रीय भाषा होगी। और द्वितीय भाषा क्या है ना, द्वितीय भाषा क्या है, दूसरी भाषा क्या है। त्रिभाषा फॉर्मूला में दूसरी भाषा क्या है, हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। ये दूसरी भाषा। तीसरी भाषा क्या है, हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ये है त्रिभाषा फॉर्मूला, जिनको हाल ही में तमिलनाडु की सरकार के पलानीस्वामी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला है, उन्हें अस्वीकार किया गया है तमिलनाडु की सरकार द्वारा। तो चलिए आज फिर हम तमिलनाडु का डिटेल कर नहीं पाएंगे, क्लास बड़ा हो जाएगा। इस वजह से आज हम लोग
यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलेंगे फिर नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।